हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के एग्जाम में पूछे गए। इस पर्टिकुलर फाइल को बनाने में काफी स्टूडेंट्स ने मेरी हेल्प करी, तो अब बिग थैंक्स टू देम। और साथ ही साथ आपको भी हेल्प करना है इस फाइल को कंप्लीट करने में। इस पर्टिकुलर फाइल में कुछ क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है या फिर कुछ क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज गलत हो सकती है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, ऐसी ऐसी लैंग्वेज थी, ये आंसर होना चाहिए। तो आपको कमेंट्स करना है, ठीक है जी। इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है मेरी जजमेंट के हिसाब से। चलो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम से पहले मैंने एक सजेशन की वीडियो बनाई थी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। 3 दिन पहले की वीडियो थी वो एग्जाम से, जिसके अंदर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं, रेशियोज के ऊपर। और मैंने बोला था कि एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं अराउंड 15 to 20, जो कि गलत रहा। अराउंड 12 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, और वो भी सिर्फ एक ही टॉपिक से, जिसका रेशियो एनालिसिस स्ट्रांग था। वो इस पर्टिकुलर एग्जाम में काफी आगे है बाकी लोगों से। 12 क्वेश्चन आएंगे रेशियो एनालिसिस से। हर एक रेशियो एनालिसिस से, मतलब जो पार्ट में डिवाइडेड है रेशियो का चैप्टर, हर एक रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया। पहले लिक्विडिटी रेशियो से 2 क्वेश्चन आए, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। इजी क्वेश्चन है। हम जब इंफॉर्मेशन हैंडआउट को डिस्कस कर रहे थे तभी भी मैंने आपको इसका एसेंस बताया था कि क्विक रेशियो होता क्या है। तो अभी इस पर्टिकुलर जो रेशियोज थी उसमें बैलेंस शीट बनी हुई थी, तो उसकी फिगर्स नहीं मिल पाई, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही सिर्फ रेशियो वाला पार्ट। ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आपकी 2 रेशियोज आई। लेवरेज रेशियो में आपकी 3 रेशियो पूछी गई, जिसके अंदर डेट इक्विटी रेशियो थी, कैपिटल गेयरिंग रेशियो थी, प्रोप्राइटरी रेशियो थी। जो कैपिटल गेयरिंग रेशियो होता है वो एक बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। ये बताता क्या है, ये डेट इक्विटी से कैसे अलग होता है। कैपिटल गेयरिंग रेशियो बोलता है कि एक ओनर का खुद का पैसा कितना है और बाहर वालों का पैसा कितना है, कंपैरिजन करता है ओनर का पैसा, और इसको कंपेयर करो कि बाहर से कितना पैसा ले रखा है। सर डेट इक्विटी भी तो यही हुई ना, इक्विटी का मतलब खुद ओनर का पैसा और डेट का मतलब बाहर का पैसा। नहीं, इसमें यह फर्क है कि कैपिटल गेयरिंग रेशियो के अंदर प्रेफरेंस शेयर वालों को भी बाहर का पैसा माना जाता है। बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें समझ में आती है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो भी इसमें पूछा गया। आगे एक्टिविटी रेशियो से क्वेश्चन आया, जिसके अंदर डेटर टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से क्वेश्चन आया। डेटर टर्नओवर रेशियो में एक स्टेप आगे जाके एज ऑफ रिसीवेबल्स पूछा गया। इसका क्या मतलब है? डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि आप कितनी उधार की सेल कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में आपके कितने डेटर्स जनरली ब्लॉक्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख की सेल कर रहे हो और आपके 10,000 के डेटर्स ब्लॉक्ड रहते हैं एवरेज, तो इसका मतलब आपकी डेटर टर्नओवर रेशियो है 10 टाइम्स। 1 लाख की सेल क्रेडिट वाली डिवाइड बाय आपके एवरेज डेटर। अब ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। इसका मतलब क्या है? अगर वही 1 लाख की सेल होती और आपके एवरेज डेटर 1,000 के होते, तो मतलब आपका कोई पैसा नहीं रख रहा, आपको पैसा दे के चले जाते हैं लोग, कोई आपसे डरते हैं लोग, पैसा दे के जाते हैं, कैश पकड़ो अपना। ऑन द अदर हैंड, अगर क्या कहते हैं आपकी 1 लाख की क्रेडिट सेल होती और 50,000 के एवरेज डेटर होते हैं, तो इसका मतलब क्या, आपको लोग पैसा नहीं दे रहे। इसमें डेटर टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स आ रही है। 1 लाख की क्रेडिट सेल और 50,000 के एवरेज डेटर, आपको पैसा नहीं मिल रहा, डेटर टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स आ रही है इस केस के अंदर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था एज ऑफ रिसीवेबल्स, वो कैसे निकलता है? आपके जितनी भी डेटर टर्नओवर रेशियो है, आप 360 लिखो और डेटर टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दो। हमारा क्या कहते हैं 1 लाख की क्रेडिट से और 10,000 के एवरेज डेटर, 10 टाइम्स की हमारी क्या कहते हैं वो आ रही थी डेटर टर्नओवर रेशियो। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से एक पर्टिकुलर जो आपका डेटर एज ऑफ रिसीवेबल्स है वो 36 डेज निकल कर आएगी। ऑन एन एवरेज आपको 36 डेज में पैसा मिल जाता है। बात समझ में आती है? इजी क्वेश्चन, अभी तक सारे के सारे इजी क्वेश्चन। हमने रेशियो एनालिसिस का हर एक टॉपिक का अलग लेक्चर ले रखा है। लिक्विडिटी रेशियो पे अलग लेक्चर है, लेवरेज रेशियो पे अलग लेक्चर है, एक्टिविटी रेशियो पे अलग लेक्चर है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे अलग लेक्चर है। हर एक रेशियो पे अलग अलग लेक्चर ले रखा है कोर्स में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर, आप कितना इन्वेंट्री को होल्ड करते हो, उससे आपने कितने गुना सेल्स कर रखा है, कितने टाइम सेल कर रखा है। अगर हम एग्जांपल ले, कोई फ्रूट वेंडर कोई जगह स्टॉल लगाता है, तो उसका टर्नओवर रेशियो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। वो कुछ होल्ड करता ही नहीं इन्वेंट्री को, सुबह इन्वेंट्री लेकर आता है और शाम को सारा बेच के निकल जाता है। तो उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर लगा लो तो 360 डेज निकल कर आएगा। कितना इन्वेंट्री आप होल्ड कर रहे हो, उसका कितने टाइम्स आप सेल करते हो। बात समझ में आती है? इजी क्वेश्चन अभी तक। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर प्रॉफिट जो रेशियो पूछी गई, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो।
हमने अपने लेक्चर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कवर करी है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? इसको बोला जाता है वन माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के अंदर एग्जाम्पल लिया था वो अंबानी वाला, अंबानी का बेटा जो काम करता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डिनोट करता है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है? 100% लेस जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है। बात समझ में आती है? ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका रिटर्न ऑन एसेट्स, ये भी इजी क्वेश्चन था। आपका रिटर्न एसेट्स की फिगर दे रखी थी, उसके अंदर फिर क्या कहते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा था कि एसेट के कितना टाइम आपका सेल हो रखा है, और फिर क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन दे रखे थे, उसको इंटू करके नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालते और फिर उसको एसेट से डिवाइड कर देते हैं, वो रिटर्न ऑन एसेट निकल के आ जाता। अभी तक इजी क्वेश्चन। एक रेशियो का क्वेश्चन हमें नहीं पता कि क्या था, वो आपको बताना है। एक और क्वेश्चन था रेशियो का, तो वो आपको बताना है। प्लीज कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन था। तो अभी तक रेशियो का हमने सारे के सारे ये वाले पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं हर जगह, अभी तक का इजी लग रहा है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एग्जाम में बैठ के पेपर देने का माहौल जो मतलब होता है वो अलग होता है। अभी ये जज करना कि इजी था डिफिकल्ट था वो बहुत आसान है, इजीली लोग बोल देते हैं नहीं नहीं इजी था, बट उस समय क्या फिगर्स थी, क्या ऑप्शंस थे, वो डिपेंड करता है कि भाई कितना डिफिकल्ट एग्जाम आया। ठीक है जी, ओके। अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट मैनेजमेंट वाले पार्ट को। अब क्रेडिट वाले मैनेजमेंट वाले पार्ट में सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो क्रेडिट रेटिंग के रिलेटेड था, जिसके अंदर रैरॉक के बारे में कुछ क्वेश्चन था। रैरॉक काफी ज्यादा बैंक में यूज होता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ये क्रेडिट रेटिंग में हमने पढ़ा हुआ है, बट इसके अंदर सिर्फ हमने रैरॉक की फुल फॉर्म को पढ़ा था और कुछ नहीं। हम फॉर्मूला में नहीं घुसे थे, नहीं लगा था इतना डीप में पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन इसके डीप में पूछा गया। तो रैरॉक निकालने का तरीका क्या है? जो भी रेवेन्यूज होते हैं उसमें से कॉस्ट को निकालो, और बैंक के लिए लॉस भी तो हो सकता है ना, कोई पैसा ही नहीं देगा, यानी जिसने भी लोन ले रखा है पैसा नहीं देगा, तो उसमें एक्सपेक्टेड कुछ लॉसेस होते हैं। अब एक्सपेक्टेड लॉसेस निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है, लॉस गिवन डिफॉल्ट क्या है, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट क्या है, उसको इंटू करके निकाला जाता है। अब एक्सपोजर एट डिफॉल्ट के बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज होते हैं, लॉस गिवन डिफॉल्ट के भी बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज होते हैं, इसलिए हम इसके फॉर्मूलाज में ज्यादा गुस्से नहीं, बट क्वेश्चन यहीं से आ गया। तो इस क्वेश्चन में फिर भी इजी क्वेश्चन था, जो इसके ऑप्शन से उससे पता चल रहा था कि हाँ ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो एक्सपोजर एट डिफॉल्ट से लोग काफी ज्यादा मतलब एडुकेटेड गेस करके मार्क करके आगे कि आंसर यही होना चाहिए, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। अगर आपको रैरॉक का थोड़ा थोड़ा मतलब पता होगा कि रैरॉक होती क्या है, तो लोगों ने गेस कर लिया होगा कि EAD का मतलब है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। बात समझ में आती है? ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे अराउंड 5 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन आया कि स्टार्टअप के केस के अंदर, MSME के अंदर कितना हम लोन दे सकते हैं जो PSL क्लासिफाई होगा। तो आंसर है 50 करोड़, इजी, कवर्ड इन लेक्चर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो कहता है हॉस्पिटल्स बनाओ वगैरह बनाओ, तो उसके अंदर इंडिविजुअल हाउसिंग नहीं आता, तो नॉट कवर्ड है। ठीक है। एक क्वेश्चन था PSL वेटेज का, ये तो आपके यूट्यूब के सेशंस में कवर हुआ था। इसका मतलब क्या था कि जो भी आपका PSL के कुछ वेटेज दी जाती है, ये रिसेंट अमेंडमेंट है 1-2 साल की, जिसके अंदर बोला गया कि एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे ज्यादा लोन दे रखे हैं PSL के, अगर आप उसी को लोन देने जाओगे तो हम कम वेटेज देंगे उसको। और ऑन द अदर हैंड अगर कोई ऐसा एरिया है जिसको लोन नहीं मिल पा रहे, कम लोन लिया गया है, पर हेड अगर आप देखोगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कम है, तो उस केस के अंदर उस जगह जाके अगर बैंक लेंडिंग करता है तो उसको हम ज्यादा वेटेज देंगे। तो इसके अंदर क्या फिगर इंपॉर्टेंट है? अगर पर कैपिटा PSL 6,000 से लेस है, तो उस एरिया में अगर बैंक लोन देगा तो उसका 125% वेटेज लिया जाएगा। अगर आप 1 लाख का लोन दिया PSL कैटेगरी में, तो आप उसको 1,25,000 मान सकते हो, जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन है उसके हिसाब से। ऑन द अदर हैंड अगर एक एरिया के अंदर काफी लोन दे रखे हैं, पर कैपिटा PSL ग्रेटर देन 25,000 है, तो वहां पर अगर आप और लोन देने जा रहे हो PSL कैटेगरी के, तो उसको हम वेटेज देंगे 90%। तो क्वेश्चन यही वाला आया था, 25,000 90% वाला, कवर्ड, इजी क्वेश्चन, पढ़ा होगा तो कवर्ड है। ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट अंदर PSL। अब एक्सपोर्ट क्रेडिट के अंदर स्पेसिफिकली टैबुलर फॉर्मेट में दे रखा था कि आपके जितने भी डोमेस्टिक बैंक है, जो भी इंटरनेशनल जो करते हैं, क्या कहते हैं, हमारे एक्सपोर्ट क्रेडिट के अंदर PSL कैटेगरी डिफाइंड है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं लिमिट लगा रखी है 40 करोड़ पर बोरोर की। इससे ज्यादा अगर आप एक बोरोर को पैसा दे रहे हो तो उसको PSL क्लासिफाई नहीं करेंगे, उसको PSL नहीं, उसे एक्सेस करो हम नहीं मान रहे, उस बोरोर को हम PSL में लेके नहीं जाएंगे। तो ये स्पेसिफिक जो लिमिट है
वो डोमेस्टिक बैंक के लिए है, ठीक है जी। जो फॉरेन बैंक्स आते हैं जिनकी 20 ब्रांच से लेस है, उनके लिए वाली लिमिट नहीं है। वैसे ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन ये वाला था कि क्या लिमिट है आपकी। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एडुकेशन लोन के ऊपर। अब एडुकेशन लोन के ऊपर क्या क्वेश्चन आया था वो आपको बताना है। क्या वो पीएसएल कैटेगरी के ऊपर आया था, या एडुकेशन लोन जो हमने इंडियन बैंक एसोसिएशन की एडुकेशन स्कीम है उसके ऊपर से क्वेश्चन आया था, तो वो आपको क्लैरिफाई करना है। ओके, ठीक है। एक्सपोर्ट फाइनेंस के ऊपर एक ही क्वेश्चन आया। जो पिछली बार एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए थे एक्सपोर्ट फाइनेंस के, इस बार एक ही क्वेश्चन आया, वो भी इजी आया। उसके अंदर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, जो एक्टिविटी होती है। तो उसके अंदर बोला था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल खरीदे जाते हैं वो प्री शिपमेंट का पार्ट होता है। शिपमेंट, हम गुड्स को बनाएंगे तभी तो शिप करेंगे ना। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक प्री शिपमेंट फाइनेंस है। हम कहते हैं हमें पैसा दे दो, हमें शिपमेंट करनी है, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, तो वो एक प्री शिपमेंट फाइनेंस है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है, जो भी बिल्स होता है उसका डिस्काउंटिंग होता है, नेगोशिएशन होता है। बात समझ में आती है। ओके जी। एक क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ बोरोर के ऊपर। अब अगर आपने टाइप्स ऑफ बोरोर पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमने कंपनीज एक्ट, हर हर एक बंदे के बारे में डेफिनेशन दी थी। पार्टनरशिप क्या होता है, इंडिविजुअल्स कैसे बोरो करते हैं। उसमें कंपनी के अंदर एक ही सेक्शन को डिस्कस किया गया था लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर आई गेस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, टाइप्स ऑफ बोरोर का। तो उसके अंदर एक ही सेक्शन को डिस्कस किया था और वही सेक्शन पूछ लिया, सेक्शन नंबर 180। इसके अंदर बोला गया कि बोरस का लिमिट लगा दी जाती है कि आप ज्यादा लोन नहीं ले सकते, आपको रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। बोर्ड, आप जाकर रेजोल्यूशन पास करो, इतना ज्यादा बोरिंग ले रहे हो, आप कंपनी को रिस्क में डाल रहे हो। तो सेक्शन नंबर 180 रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के मेंबर से पूछ के तभी ज्यादा लोन ले सकते हो। ओके। कंपनीज एक्ट का एक अलग से क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ द बॉक्स। एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे कि आप इसको अटेम्प्ट करोगे। आईबीपीएस जब आपसे एग्जाम लेता है तो वो क्या चाहता है कि आप सारे के सारे अटेम्प्ट कराओ क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन आपको देख के छोड़ने होते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, क्या लेना देना। विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, आपको क्या लेना देना। अब इसके अंदर जो भी सीएस होंगे, सीएस होंगे, सीएमएस होंगे, ये वो अटेम्प्ट करके आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, सेक्शन नंबर 203। एक क्वेश्चन है आपका आयरैक। आयरैक नॉर्म्स के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और काफी डीप में क्वेश्चन पूछे गए। अब इसके अंदर स्पेसिफिक एक क्वेश्चन है कि लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, स्टार्टिंग में कम इंटरेस्ट होता है, बाद में बढ़ता रहता है, तो इसको किस टाइप का लोन बोलते हैं। तो ये टीजर लोन होते हैं। हमने आयरैक नॉर्म्स के अंदर जब हाउसिंग लोन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसके अंदर बताया गया था कि टीजर रेट पे लोन दिए जाते हैं और उसकी प्रोविजनिंग भी अलग होता है, इसीलिए आयरैक नॉर्म का क्वेश्चन है। बात समझ में आती है। ठीक है। आपका डेफिनेशन दे रखा था स्पेशल मेंशन अकाउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएमए, एसएमए 0, 1, 2 क्लासिफिकेशन आपके आयरैक नॉर्म्स में दे रखा है। तो यहाँ पे बोल रखा था कि एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन दे रखी थी, आपको बस मार्क करके आना था स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये वाले कौन से अकाउंट होते हैं जो एनपीए नहीं हुए बट उससे पहले हम इनका स्पेशल मेंशन करते हैं कि ये स्ट्रेस में चल रहे हैं। 90 डेज के बाद एनपीए होता है ना, बट उससे पहले की एक्टिविटी है। 30 डेज तक अगर पैसा नहीं दे रहा तो मतलब स्ट्रेस में है। 60 डेज तक अगर पैसा नहीं दे रहा तो और स्ट्रेस में है। 90 डेज तक पैसा नहीं दे रहा तो मतलब और ज्यादा स्ट्रेस में है। 90 डेज के बाद वो एनपी हो जाता है। तो 30 डेज तक एसएमई 0 क्लासिफाई करते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। अगर 60 डेज तक आउटस्टैंडिंग है तो एसएमए 1 क्लासिफिकेशन होती है। अगर 60 डेज से 90 डेज के बीच में क्लासिफिकेशन है, मतलब ड्यू पैसा नहीं दे रहा, तो उसको हम बोलते हैं एसएमए 2। उसके बाद अकाउंट एनपी हो जाता है। ठीक है। 24 क्वेश्चन, इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब आप जब लोन देते हो तो आप सिक्योरिटी रखवाते हो ना, कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर उसकी वैल्यू इरोड हो जाती है तो उस केस में कहता है कि हमें जो प्रोविजनिंग करनी होती है, हमें क्लासिफिकेशन करनी होती है एसेट की। हम एसेट को बताते हैं ना, एक हमारा एसेट सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, लॉस है। तो कहता है अगर आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू इरोड जाती है 50% से, तो आपको एसेट को डायरेक्टली डाउटफुल कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। कवर्ड इन आवर लेक्चर्स, हाईलाइटेड एज वेल। सारे के सारे जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये हाईलाइटेड आपके नोट्स के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला पर्टिकुलर क्या कहते हैं, हम एसेट को डायरेक्टली डाउटफुल क्लासिफाई करते हैं। ओके। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इसके अंदर पूछा गया। तो आपके आयरैक नॉर्म्स के अंदर इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के अंदर स्पेसिफिकली बता रखा है कभी भी 70% से नीचे नहीं होगी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके। सरफेसी एक्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, काफी जगह कवर होता है, काफी चर्चा में भी रहता है। सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट,
ये आपके एमसीक्यूज में भी डिस्कस्ड है, जो लेटेस्ट में कुछ एमसीक्यू सेशन हुए थे। तो लार्ज क्रेडिट इंफॉर्मेशन, जो 5 करोड़ से ऊपर फंड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी ले रखे हैं, तो उसको कहां पे रिपोर्ट करना होता है? वो क्रिलिक पोर्टल, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। ये क्यों बना था? ये बना था हमारा, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग के अंदर इक्विटेबल मॉर्गेज को रजिस्टर करने के लिए, जिसके स्कोप को फिर बढ़ा दिया गया बाद में आगे। ठीक है। सरफेसी एक्ट का एक और क्वेश्चन था असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर। क्वेश्चन नहीं पता कौन सा क्वेश्चन था, बट किस टाइप का क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था वो याद नहीं, तो आप हेल्प करके बताओ कि इसमें क्या पूछा गया। ओके। एनसीजीटीसी। जब मैं एनसीजीटीसी के लेक्चर ले रहा था, बच्चे कहते सर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इतना मत पढ़ाओ, बट इसमें से देखो कितने क्वेश्चन आए। सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस लोन की डेफिनेशन आई। अब माइक्रो फाइनेंस लोन के अंदर जो क्वेश्चन दिया था, फ्रेम किया था, उसके अंदर लिखा गया था कि कौन सा पर्टिकुलर लोन माइक्रो फाइनेंस क्लासिफाई होगा। तो इसके अंदर माइक्रो फाइनेंस लोन वो होता है जिनकी एनुअल इनकम, हाउस होल्ड इनकम 3 लाख से कम की होती है। इसमें और भी कंडीशंस होती है, बट इस कंडीशन से आपका आंसर बन रहा था। बात समझ में आती है? एनुअल हाउस होल्ड इनकम अगर 3 लाख तक है, तो उनको जो भी लोन दिया जाता है उसको माइक्रो फाइनेंस लोन बोला जाता है। ठीक है जी। ओके जी। एक क्वेश्चन कोविड रिलेटेड था, तो उसके बारे में आप बताना कि कोविड रिलेटेड क्या क्वेश्चन था, कुछ मोराटोरियम के ऊपर था। ओके। 30th क्वेश्चन ECGLS 4.0। ये भी सब कुछ कवर्ड है, इंपॉर्टेंट था इसलिए कवर किया था। अब सुनो, इसके अंदर पूछा गया था कि जो भी अब जब गवर्नमेंट है वो गारंटी ले रही है, एनसीजीटी जो एनसीजीटीसी है वो एक कंपनी बनाई गारंटी देने के लिए कि आप लोन दो, बैंक आप लोन दो, गारंटी हम ले रहे हैं अपने बैंक के लिए। कोई डिफॉल्ट करता है बोरोवर, तो गवर्नमेंट पे करेगी कुछ परसेंटेज। तो इस रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने बोला इस गारंटी स्कीम में जो भी लोन दिए जाएंगे उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम चार्ज करोगे, हम चेक रखेंगे। हम गारंटी दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, तो गवर्नमेंट डिक्टेट कर सकती है टर्म्स को। तो जो भी आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन थी, उसके अंदर बोला गया था कि जो भी लोन लेगा आपका, क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेज, क्लिनिक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल लोन बनाने के लिए, तो उसके लिए आप लोन दो, बैंक को बोला लोन दो, गारंटी हम लेंगे, कोई कोलेटरल वोलेटरल ना लो, जिसको भी आप लोन दे रहे हो अगर डिफॉल्ट करता है तो गवर्नमेंट पेमेंट कर देगी। तो गवर्नमेंट उसमें कंडीशन लगाई कि हम अगर जो भी लोन दिए जा रहे हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता। तो उसके अंदर एक कंडीशन थी कुछ भी हो जाए 9.25% पर एनम से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता। बट क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, एमसीएलआर कितना होगा, एमसीएलआर प्लस स्प्रेड पूछा गया था। तो आपके क्वेश्चन में 9.25 का भी अमाउंट दे रखा था, बट आपको मार्क करके आना था एमसीएलआर प्लस 1% या सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 9.25%। तो 9.25% क्वेश्चन में मेंशन था, आपका जो आंसर था वो एमसीएलआर प्लस 1% था। काफी क्वेश्चन एमसीएलआर, काफी स्टूडेंट्स एमसीएलआर प्लस 2% मार्क करके आए, जो कि गलत है। ओके। एक क्वेश्चन है आपका स्कीम से, प्रधानमंत्री आवास योजना से, जिसके अंदर जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो 6 लाख तक के लोन पे दी गई। आपका बिल फाइनेंस से क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है ये भी। तो इसमें बोला गया कि जो भी बिल ड्रॉ कर जाते हैं सिस्टर कंसर्न के ऊपर, तो उस केस के अंदर जो भी मतलब एक ट्रेड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, मेरी सिस्टर कंसर्न मेरी खुद की कंपनी ने मेरे ऊपर बिल फाड़ के दे दिया, देखो ये बिल है। अब हमने क्या करा, पहले ऐसा होता था, उस बिल को लेकर मैंने डिस्काउंट करा लिया। तो आरबीआई कहता है इसके अंदर कोई कमर्शियल ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं है, आपने बस लिख के दे दिया कि मैं आगे जाके आपको पेमेंट कर दूंगा, उस बेसिस पे बिल डिस्काउंट नहीं होंगे। तो इन बिल्स को बोला जाता है अकोमोडेशन बिल्स। काफी जगह आपने बिल फाइनेंस के बारे में पढ़ा होगा, स्पेसिफिकली आरबीआई ने सर्कुलर्स में बोल रखा है कि अकोमोडेशन बिल के ऊपर फाइनेंसिंग नहीं दी जाएगी, जिसके ऊपर कोई जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं हो रखी पीछे। कोई जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन क्या है, कुछ बेचा हो कुछ खरीदा हो, वो वाला ट्रांजेक्शन होनी चाहिए ना, ऐसे नाम से लिख के नहीं देना कि हाँ मैं आपको पैसे दे दूंगा तो वो वाला पर्टिकुलर बिल आप जाकर डिस्काउंट करा लो। तो इसको बोला जाता है अकोमोडेशन बिल। ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन स्टूडेंट कंफ्यूज है, कुछ कैश क्रेडिट लिमिट, ड्रॉइंग पावर, स्टॉक एंड डेटर्स के ऊपर कुछ आया था, तो ये क्वेश्चन को आप क्लैरिफाई करना, इजी क्वेश्चन होगा ये वाला। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपका स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर, बैंक गारंटी से एक क्वेश्चन आया था। बैंक, अगर आप सिर्फ आईआईबीएफ की बुक रेफर कर रहे थे तो आपका ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। इसके साथ साथ आपने अगर आपने आरबीआई का सर्कुलर पढ़ रखा है गारंटीज एंड को एक्सेप्टेंस के ऊपर, ठीक है, तब आपका एक क्वेश्चन बनेगा। उस क्वेश्चन में दे रखा था कि जो भी स्टॉक ब्रोकर है उनसे गारंटी ली जाती है, 50% की गारंटी ली जाती है, जिसमें से 25% कैश के फॉर्म में होना चाहिए, कैश मार्जिन होना चाहिए। काफी स्टूडेंट्स 50% मार्क करके हैं, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर है कैश मार्जिन
25% होना चाहिए। क्वेश्चन में कैश मार्जिन पूछा गया था। ओके जी, ठीक है। कैपिटल बजटिंग पे एक क्वेश्चन आया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो बोला गया हडल रेट और आईआरआर सेम चीज है? नहीं, आईआरआर हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग होता है कि कितना रिटर्न मिल रहा है, और हर्डल रेट वो रेट होता है कि जिस रेट पे हमारा जो भी आउटफ्लो हो रहा है वो इक्वल टू हमारा इनफ्लो हो सकता है। मतलब इस रेट से ऊपर अगर आईआरआर है, मतलब कंपनी के लिए जो हर्डल रेट है, अगर उससे ज्यादा का कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है हमें, ज्यादा पैसे का अगर हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो वो हमारे लिए मतलब ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट है। हर्डल रेट मिनिमम रेट होता है, तो ये दोनों के दोनों सेम नहीं होते। ठीक है जी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के ऊपर बढ़िया क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। एक प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के ऊपर आया कि किसके लिए होता है, तो ये एमएसएमई के लिए होता है। 2021 में ये वाला आया था अमेंडमेंट। एक आपके आया 37 क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग शुड बी डिस्चार्ज इन प्रायोरिटी अंडर आईबीसी 2016। तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जाती है? जो इंसॉल्वेंसी के एक्सपेंसेस, जो खुद इंसॉल्वेंसी करा रहा है उसके भी तो एक्सपेंस होंगे ना, तो सबसे पहले उसकी पेमेंट होती है। एक क्वेश्चन आया था कि आपका ये किसका ऑब्जेक्टिव है? टू एक्सेप्ट, स्टोर एंड मेक रेडिली अवेलेबल ऑथेंटिकेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो एक रिपोजिटरी आईबीसी के अंदर किसको बनाया गया? तो वो हमारी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, NESL। और एक क्वेश्चन आईबीसी के ऊपर था सेक्शन बेस्ड, तो वो आप छोड़ भी सकते थे, बट आपको वो हमें सेक्शन नंबर बताना है और किस टाइप का क्वेश्चन है वो बताना है। ओके, अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मतलब कहीं से भी उठ के आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है आपका ALM, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि किसको हम एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो ऑपरेशनल रिस्क होता है, वो क्लासिफाइड नहीं होता ALM के अंदर, वो एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो ऑपरेशनल रिस्क करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन है द लिमिट ऑन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन सैंक्शन बाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू एन इंडिविजुअल बोरोवर हैविंग, मतलब रिवाइज कर दिया Tier 2 के अंदर, जिसकी अब लिमिट है 140 लाख तक। एक क्वेश्चन है आपका रिवर्स मॉर्गेज के ऊपर कि किसके लिए होता है, तो रिवर्स मॉर्गेज यूएस से मतलब उठाया गया है, जिसके अंदर क्या बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन जिनको अपने बुढ़ापे में पैसा चाहिए होता है, बट उनके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी ही होती है, कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, पूरी जिंदगी की इनकम जनरली लोग हाउस लेने में निकाल देते हैं, और उनके बच्चे उनकी हेल्प नहीं कर पाते, बच्चे उनकी हेल्प नहीं करते पैसा देने के लिए। तो क्या बोला गया रिवर्स मॉर्गेज में? क्या बोला गया कि आप अपने घर को मॉर्गेज कर दो बैंक से, और बैंक से अपने मंथली का खर्चा लेते रहो। अब अगर आपके बेटे को, आपके सन को या फिर डॉटर को वो घर चाहिए, तो उसको वो मॉर्गेज का पैसा पेमेंट करेगा, तभी घर मिलेगा उसको। रिवर्स मॉर्गेज है ये, जितना लोन लिया होगा सीनियर सिटीजन ने उसकी रीपेमेंट हो जाएगी, तभी वो बोले इनहेरिटेंस उसको दिया जाएगा घर का जो होता है, तो इसको रिवर्स मॉर्गेज बोलते हैं। ओके जी, काफी चर्चा में रहता है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, 43 क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एनबीएफसी हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड? तो 4 लेयर होती हैं, बेस, मिडिल, अपर एंड टॉप लेयर। एक क्वेश्चन था बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, तो इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बैंक कितना नेट में इंटरेस्ट कमाता है। एक क्वेश्चन था क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन किससे था, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन थे वो काफी कंफ्यूजिंग थे। तो क्या क्वेश्चन था, किसान क्रेडिट कार्ड किस चीज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो जो सारे के सारे ऑप्शन थे बहुत ही क्लोज थे, सारे के सारे मतलब अच्छे ऑप्शन थे। एक तो था जैसे इक्विपमेंट लेने वाला, एक था हाउस होल्ड खर्चे के लिए नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर नहीं पता, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। जितने ऑप्शंस पता थे, मेरे को 4 ऑप्शंस पता थे, वो चारों के चारों किसान क्रेडिट कार्ड में यूज कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन जो नहीं यूज कर सकते वो आपको बताना है। 45 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं मोटा मोटी। 3 क्वेश्चन थे बेसल नॉर्म के ऊपर आपको बताने हैं, और बाकी बचे 2 क्वेश्चन। इतना काम तो आप करोगे ना, सारा काम मैं ही करूंगा, तो आपके सारे के सारे 50 क्वेश्चन मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएंगे। आपको एक आइडिया मिल गया कि ऐसा ऐसा हमारा एग्जाम आया था। एग्जाम मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में था। आपकी लास्ट टाइम जो एग्जाम की कट ऑफ आई थी, उसके अंदर सबसे पहली बात क्या चेंज था, 75 क्वेश्चन थे प्रोफेशनल नॉलेज के, 1 मार्क्स ईच के, और 50 क्वेश्चन थे आपके जीके के, 1 मार्क्स ईच के। तो लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी के अंदर 55 अराउंड आपकी कट ऑफ गई थी। इस बार जो कट ऑफ, इस बार जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है, आपके 50 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स ईच के प्रोफेशनल नॉलेज के, और साथ में 25 क्वेश्चन है आपके क्या कहते हैं जनरल अवेयरनेस के, 1 मार्क्स ईच के, और साथ में इंग्लिश भी है। इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर की है, जिसका कट ऑफ अभी नहीं पता। कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि कितने बच्चों को हमें इंटरव्यू के लिए बुलाना है, उस हिसाब से बताएंगे कट ऑफ कितनी आएगी आपकी स्पेसिफिक इंग्लिश की, स्पेसिफिक जीए की, और स्पेसिफिक प्रोफेशनल नॉलेज की।
बात समझ आती है? तीनों की कट ऑफ बाद में डिसाइड की जाएगी, बताई जाएगी, बट तीनों की कट ऑफ, क्योंकि इनको मान के चले अगर 500 वैकेंसीज को इनको फिल करना है तो अप्रोक्सीमेटली 1500 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, 3 टाइम्स होता है, तो कट ऑफ तो आपकी काफी कम ही रहनी चाहिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तो बहुत कम कट ऑफ रहेगी, लिखवा लो हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की। जिसको डर लग रहा है कि मेरे क्या कहते हैं जीए के अंदर थोड़े कम आएंगे, तो ठीक है, मतलब कट ऑफ तो कम ही रहने वाली है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1500 स्टूडेंट्स को इनको बुलाना है इंटरव्यू के लिए। अब मुद्दे की बात क्या है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो कट ऑफ जो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अराउंड जाएगी 45 मार्क्स से 55 मार्क्स तक ही, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आपका एग्जाम मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी का था, बात समझ में आती है? तो 45 टू 55 मार्क्स ही मुझे लग रहा है कि इतनी ही कट ऑफ आपकी जानी चाहिए, कंसिडरिंग ये लोअर रह सकती है क्योंकि इनको 1500 स्टूडेंट्स को बुलाना है। क्या पता आपको दिखे ये 40 पे रह जाए, बट इससे ऊपर, ये तो मैं मैक्सिमम लेके बता रहा हूँ कि ये मैक्सिमम रेंज है 45 टू 55, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज है 45 टू 55। क्या पता इससे भी कम कट ऑफ आए, ठीक है। ये बहुत ही सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ 45 टू 55। मैंने एक जगह सुना, किसी मेरे को स्टूडेंट ने बताया कि कोई टीचर कह रहा है 75 कट ऑफ जाएगी। भूल जाइए जी, भूल जाइए जी, ऐसी बातें ना कीजिए, ऐसी बातें ना कीजिए, बात समझ में आती है? तो 45 से 55 की कट ऑफ जितना मुझे लगता है ये भी ऊपर वाली रेंज है, इससे भी नीचे जा सकती है। 1500 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना है। तो अब हम आपसे कनेक्ट करेंगे इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए। इंटरव्यू का प्रोग्राम आएगा अलग से, जिसके अंदर आपको अभी भी बैंकिंग की नॉलेज जितनी होगी उतना ही आप इंटरव्यू अच्छा दे पाओगे। तो जो भी आपके क्रेडिट रिलेटेड आपने मटेरियल ले रखा है, आप उसको छोड़े नहीं। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। कोई भी एक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू से बाहर निकाल देगा जो आपको नहीं आता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन। बात समझ में आती है? चलो जी, आज के सेशन को हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना। चलो जी, ओके जी, टाटा, बाय बाय।